हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में बाकी वीडियोस की तरह एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए कमेंट बॉक्स में, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, देखते हैं किससे हो पाता है किससे नहीं होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो बताया था और मैंने आपको ये सब बातें भी बताई थी। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे, उसके बाद छोटे मोटे उससे पहले कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए थे मैंने आपको। ठीक है, तो आज भी हम लोग चलिए उसी पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग उस पर बेस 2-3 और क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज का मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ, ऐसा ही कुछ। तो एक एग्जांपल है कि इफ़ x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1, कुछ ऐसा है, देन सॉल्व दैट एक्स क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 3x माइनस m इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा अपने को प्रूव करना है, समझ रहे हो आप। यहाँ सॉल्व दैट से बदले में हम लोग यहाँ पे प्रूव दैट भी लिख सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पे अपने पास है क्या, x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1। तो जब भी एक टर्म के साथ दूसरा टर्म ऐड हो रखा हो और एक टर्म के साथ दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट हो रखा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या था, वहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ये कहता था कि आप यहाँ x है मीन्स क्या, x बाय 1 है, x प्लस 1 बाय x माइनस 1 मीन्स a बाय b इक्वल्स टू, अगर c बाय d है तो a प्लस b बाय a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d। तो c तो ये है, प्लस d क्या होगा, ये c प्लस d बाय c माइनस d, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया और नीचे ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 क्यूब रूट ऑफ m प्लस 1 बाय 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ m माइनस 1। ये किसके इक्वल है, x प्लस 1 बाय x माइनस 1 के। ठीक है, अब देखो 2 कैंसिल हो गया, तो अब क्या मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं जिससे कि उसका क्यूब रूट खत्म हो जाए। तो x प्लस 1 बाय x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू m प्लस 1 बाय m माइनस 1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप चलो पहले इसे ओपन कर दो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यही होता है ना। और यहाँ भी क्या लिखोगे, m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस 1 माइनस m प्लस 1। ठीक है, कुछ ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या, एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी कि उधर सिर्फ ओपन किया और इधर मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो अभी यहाँ रहने देते हैं, अभी यूज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी आप वापस से कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर सकते हो। वापस से कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे यूज़ करोगे, वापस से यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर जो भी है उसके साथ डिनोमिनेटर को ऐड किया और ये नीचे भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये क्या हो गया, m प्लस 1। और यहाँ भी देखो वापस से एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है मैंने, मतलब ऐसे लिखने में गलती हो जाती है कभी कभी, प्लस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x, क्या बचा, 3x प्लस 3x 6x, नीचे क्या बचा, 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर 1 प्लस 1 2 1 1 mm 2m बाय 2 2 2 ख़त्म हो गया, क्या बचा 6, यहाँ 6x बाय 2 कॉमन यहाँ भी ले सकते हैं, क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे 2x³ भी बचा था ना, वो भी छूट गया था 2x³। तो यहाँ पे हम लोग वापस से इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x³ + 3x इक्वल्स टू m/1। 2 ख़त्म हुआ। अब इससे ज़्यादा वापस से हम लोग कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज़ करेंगे तो सही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, x³ + 3x × 1 तो x³ + 3x इक्वल्स टू 3x² + 1। तो ये क्या हो जाएगा, x³ + 1 × m भी है + 3x इक्वल्स टू 3mx² + 3m, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा मिस्टेक ज़्यादा, मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, शायद ध्यान इधर उधर है इसीलिए हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, x³ - 3mx² + 3x - m इक्वल्स टू 0। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो ऊपर देखो वही प्रूव करना था। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और इस टाइप का आगे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप ऐसे ही कीजिएगा। तो चलो एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक और ऐसा एग्जांपल है कि इफ़ x² + y² / p² सॉरी + q² इक्वल्स टू xy / pq, देन प्रूव दैट x/y इक्वल्स टू p/q। ठीक है, x/y इक्वल्स टू p/q। तो यहाँ पे x² + y² / p² + q² इक्वल्स टू xy / pq है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, xy को इस तरफ ले आते हैं। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं ताकि x² + y² के साथ xy हो जाए और p² + q² के साथ pq हो जाए। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब क्या करें, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अब यहाँ पे ही सीधे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर लो। तो मैं बोलूँगा नहीं, रुको, क्योंकि थोड़ा दिमाग में ही सोचेंगे कि अगर x² + y² के साथ xy ऐड किया जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, लेकिन वही अगर 2xy ऐड किया जाए तो एक अच्छा सा फॉर्मूला बन जाता है। तो इन दोनों जगह पे मैं 2 कर देता हूँ, है ना। ये देखो, ये बहुत अच्छा सा ट्रिक था। तो इसमें अब ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ये सब आपको अच्छा से दिख रहा होगा। क्या हो गया ये, x + y² डिवाइडेड बाय x - y² इज इक्वल्स टू p + q² डिवाइडेड बाय p - q²। क्या हर जगह से स्क्वायर हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, x + y बाय x - y इक्वल्स टू p + q बाय p - q, है ना। क्या यहाँ के बाद वापस से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर ले हम लोग, यहाँ आपको तो फील आ रहा होगा। तो x + y + x - y डिवाइडेड बाय x + y माइनस x - y इज इक्वल्स टू p + q + p - q डिवाइडेड बाय p + q माइनस p - q, है ना। तो y खत्म हुआ, x खत्म हुआ, q खत्म हुआ, p खत्म हुआ। क्या बचा, 2x/2y इक्वल्स टू 2p/2q। 2 खत्म हुआ, क्या बचा, x/y इक्वल्स टू p/q। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो देखो ये भी कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर जनरली आप करने जाते तो थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकता था, लेकिन इस मेथड का यूज़ करके ये इजीली हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप आराम से बहुत आपको मिलेंगे, तो आप आराम से इसको ट्राई कीजिए और समझिए कि कैसे वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियोज प्रोपोर्शन मैंने आपको सिखाया। रेशियो प्रोपोर्शन में इतना ही होता है। अब कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ ताकि आप आराम से उसका प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे कि पहला यहाँ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, व्हाट क्वांटिटी, पहला क्वेश्चन, व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड, ट्राई करना अच्छे से, मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द डुप्लीकेट ratio of A is to B to make it equal to
a is to b। ठीक है, एक और होमवर्क दे देता हूँ। इफ ए वाई बाय माइनस बी एक्स बाय सी इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ए जेड बाय बी इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाय ए, देन शो दैट, मतलब प्रूव करना है, शो दैट को भी वही दिखाएं एक्स बाय ए। अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, आप अच्छा खासा टाइम दीजिए, जितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना, कोई लिमिट नहीं है, 10 15 20 40 जितने बार मन करे उतने बार ये क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, लेकिन आंसर फाइंड करने का ट्राई कीजिए। अगर आंसर आपका आ जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी, और अगर नहीं भी आएगा तो भी आप बहुत कुछ सीखोगे, है ना। बात यही हो जाता है कि अगर आपको नहीं भी आएगा तो भी आप बहुत कुछ सीखोगे, ये खास बात हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन के बारे में मैंने आपको बताया। आगे अब मैं आपको जो ये जो पूरा टर्म चल रहा था, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिक ऑफ अलजेब्रा के फॉर्म में आता है। चैप्टर में हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिक ऑफ अलजेब्रा के चैप्टर में ये कंपोनेंटो, डिविडेंडो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब बेसिक ऑफ अलजेब्रा में और भी चीज़ें होती है, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सारे जो हम लोग डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं, वो सारे आइडेंटिटीज़ भी उसी चैप्टर के अंदर आते हैं। और लीनियर इक्वेशन हो गया, वो भी हम लोगों को बेसिक अलजेब्रा के चैप्टर में ही आता है। और उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके मतलब वो आपने ऑलरेडी सीखा है, मैंने आपको सिखाया पीछे के वीडियोस में, वो देख के आप आराम से सीख सकते हैं कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, वो बेसिक अलजेब्रा में आप लोगों ने देखा। ठीक है ना। अब उसके बाद उससे पहले वो, हाँ, फैक्टराइज करने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, फैक्टराइज करने वाले जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उस पर बेस्ड फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर्स आपको पता होगा, वो आपको आएगा तो ही वो क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अभी मैं ये नॉर्मल चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सॉरी नॉर्मल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी कि बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं। बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्स मतलब कि जैसे प्री आरएमओ, आरएमओ, इस लेवल के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस लेवल के एग्ज़ाम के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। तो ये मैंने आपको जो भी पढ़ाया अभी चैप्टर्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आगे और भी पूछूंगा, इस पे बेस्ड बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यही बेसिक ऑफ अलजेब्रा के बाद हम लोग थोड़ा इससे ही मिलता जुलता हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें पढ़ा जा सकता है। और नंबर सिस्टम एक बहुत ही वृहद रूप का चैप्टर है, बहुत ही वृहद रूप समझ लो, मतलब कि उसमें बहुत कुछ कवर करना पड़ता है, बहुत कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है। तो आज मैं आपको उसमें ही कुछ ज़्यादा नहीं, छोटे मोटे डिविजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। फिर अगले दिन मैं आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही और भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज मैं आपको डिविजिबिलिटी बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखना। और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी क्या होता है, अब डिविजिबल का मीनिंग आपको पता होगा कि डिवाइड करना है ना, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, वही होता है। अब डिविजिबिलिटी मतलब कि एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग देंगे तो डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देंगे तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये बताना ही डिविजिबिलिटी होता है। ठीक है, ये बताना ही डिविजिबिलिटी कि विदाउट डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं किया हम लोगों ने, फिर भी बता दिया कि वो उस नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखो कुछ नंबर का मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, जैसे कि 2 की बात करें, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी होगी कि वो नंबर का जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो या तो 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए। मतलब कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब लास्ट का 1 डिजिट अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जो वो पूरा बड़ा सा नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो चलो मैं एक एक करके लिख भी देता हूं इसमें कुछ कि पहला, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if
लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं? ये हो गया। अब डिविजिबल बाय 4 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 मतलब कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, उसमें 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है कि नहीं? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होता है, अब समझ जाइए आप, क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट, है कि नहीं? आगे आप खुद से लिख देना, शुड बी डिविजिबल बाय 8, ये होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। वैसे आपको अगर 16 का जानना हो, डिविजिबिलिटी ऑफ 16, तो क्या बोलोगे, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट के जो 4 डिजिट होंगे अगर वो 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 16 से डिविजिबल है। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल था, 2 2 होता है ना? लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 स्क्वायर 4 होता है ना? तो ध्यान से देखो, तो यहाँ भी 2 4 8 16, और इधर भी लास्ट का 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसे बढ़ रहा था, मीन्स 2 पे पावर वो नंबर बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे ही बढ़ रहा था। तो अब लास्ट 32 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, लास्ट 5 डिजिट, बट उतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, ठीक है? ये हो गया किसका 2 4 8 16 इन सब की डिविजिबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं, पहले एक एक करके कुछ कुछ नंबर देखेंगे। 5 की बात करें तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 5 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब या तो लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, है कि नहीं? मीनिंग वही हो गया। अब 25 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 25 का डिविजिबिलिटी क्या होगा, तो ये समझ लो कि लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। सोच के देखना, ठीक है? लास्ट का 2 डिजिट, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 25 क्या हो जाएगा, देखो कितना अच्छा, 25 वैसे होता है क्या, 5 स्क्वायर होता है ना? और ये क्या होता था, 5 1 होता था, तो ये क्या हो जाता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। अब इसे देख के आप बता दोगे कि 5 25 है, क्या ये 25 से डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है। 5 75 क्या डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 75 25 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये आपने 25 की डिविजिबिलिटी देख ली। ऐसे ही आप लगे हाथ तो हम लोग 125 की भी देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ अगर 125 आपसे पूछा जाए, जो कि क्या होता है 5 क्यूब होता है, तो यहाँ 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 125, है कि नहीं? अब वैसे 625 अगर होगा तो उतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 625 अगर होगा मतलब कि सीधे एक ऐसा नंबर होगा 928625297250, क्या ये 125 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट देखो 125 से डिविजिबल है। या यहीं पे कुछ भी बहुत बड़ा सा नंबर लास्ट में 125 से कोई भी डिविजिबल नंबर 3 डिजिट का होगा, तो आप हमेशा भी इसको बता सकते हो कि वो 125 से डिविजिबल होने वाला है। कई बार ये चीज़ काम आता है। वैसे ही अब आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है? अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, तो आप आराम से बता दोगे। ऑफ 3, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वो 3 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या होगी?
तो 9 की डिविजिबिलिटी होगी, डिविजिबिलिटी इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अब आपको लगा होगा कि सर इतना तक तो जानते ही हैं, तो मैं आपको कुछ और नंबर्स की डिविजिबिलिटी चलो बताता हूँ। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ 7 की। अब बचा कौन सा, 2 हो ही गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 सब मैं आप थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 7 की मैं आपको बताता हूँ चलो। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, जो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 भी होता है। मतलब कि कोई भी नंबर 7 से, अब बस ऐसे है कि विदाउट डिवीजन बताओ क्या वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बताता हूं 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। इससे पहले मैंने थोड़ा जल्दी में इसीलिए निपटा दिया क्योंकि वो सब मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है। तो 7 की डिविजिबिलिटी होता है कि इफ यू subtract, नहीं, इफ यू subtract, सही है, subtract double the last digit, double the last digit from the rest of the number and if answer is divisible by 7, then that number, या फिर ऊपर मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 7 लिख ही दिया है, तो बस इतना ही काफ़ी है। then answer should be divisible by 7। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। जैसे कि एक नंबर है सपोज 147, ठीक है। अब अपने को चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है विदाउट डिवाइड किए। चलो ये तो नॉर्मल सा नंबर हो गया। तो जो लास्ट डिजिट है दैट इज 7, उसका डबल करेंगे और बाकी जो नंबर बचा, क्या बचा, 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 0 भी तो 7 से डिविजिबल ही होता है ना, तो 0 आ रहा है मतलब कि 147 भी 7 से डिविजिबल है। अगर मान लो 921 है, ठीक है, वो 921 है या 931 है। अब अपने को पता करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या। तो 93 से 1 का डबल हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आता है 91। क्या ये 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अब आपको टेबल तो आना चाहिए ना, टेबल सबका आना चाहिए तो ही यहाँ पे पता चलेगा। तो क्योंकि 91 7 से डिविजिबल है तो 931 भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे आप कोई भी नंबर लेके 7 का डिविजिबिलिटी, आप 7 से वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं आराम से बता सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, बस लास्ट डिजिट के डबल को बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, बट 3 to 4 डिजिट के नंबर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है ये। ठीक है, और आराम से आप उन डिजिट्स के बारे में बता सकते हो कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई 7 की कहानी। वैसे आप 11 का भी बता सकते हो। 11 के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो ये आप लोगों को ही पता होगा 11 का क्या होता है। 11 का होता है कि ऑल्टरनेट डिजिट्स के सम का डिफरेंस है ना, मीन्स लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 11। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पूरा नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने पहले भी देखा होगा। जैसे कोई भी बड़ा सा नंबर ले लो 2 3 5 6 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 + 5 + 2 करेंगे, 6 + 3 करेंगे, तो 7 + 5 + 2 कितना होता है 14।
है ना। -6 + 3 क्या आता है 9। 5 क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये बड़ा सा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ये बड़ा सा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी हो जाती है। तो मैंने आज आपको 1 2 1 के तो पता ही है, 2 3 4 5 6 का नहीं बताया, 7 8 का भी बता दिया, 9 का भी बता दिया, 10 का पता ही है, 11 का भी बता दिया। नेक्स्ट डे मैं आपको 11 का तो हो ही गया, 13 का भी बताऊंगा, 12 का भी बताऊंगा, 6 का भी बताऊंगा, 14 15 16 का बता ही दिया है, 17 18 19 20 पता ही है, 21 22 ये सारे नंबर का डिविजिबिलिटी बताऊंगा क्या होता है। फिर आगे हम लोग और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है इन बड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बहुत फ्यूचर में अगर आप कुछ और भी एग्जाम देते हो उनमें भी कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो कई बार ये काम आता है। तो अच्छा रहेगा आप अभी से इसे समझते रहें। तो ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज मैं यही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको आज बताया, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए और कोशिश करते रहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आप अब बारी है आज के क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आज का क्या है। आज का क्वेश्चन सिंप्लीफाई, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। m = √2 + √-2 + 2√5। देखते हैं कौन करता है। -√2 - √-2 + 2√5, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप। ठीक है, देखते हैं कौन सिंप्लीफाई कर पाता है। बहुत इतना टफ कुछ नहीं है, कोशिश कीजिए, आपसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये सवाल आप जवाब देते रहिए और बहुत ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं कि 2-3 बार किया छोड़ दिया, बहुत बार ट्राई कीजिए, तब नहीं होता है तो छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।